प्राचीन भारत की क्लास में आज स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद भारतीय कौन कौन से साम्राज्य विस्तार में भाग, यानी विदेशी आक्रमण कौन कौन से है, स्थानीय क्षेत्रों में क्या कौन कौन से साम्राज्यों का उदय हुआ, प्रत्येक पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। भारत के उत्तरी पश्चिम घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके उनके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। दक्षिण भारत में कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य जो पहले था वो बिखर गया। तो जो स्थानीय जो साम्राज्य, अशोक सम्राट मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा और अपने एक धर्म की एक वंश की स्थापना की, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने बृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य साम्राज्य की जगह अब शुंग वंश स्थापना हो गई। ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा, एमपी को यानी कि मध्य प्रदेश में है, विदिशा को बनाया था राजधानी। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है क्योंकि इसने अपने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था, जिसमें से मध्य प्रदेश का बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था। उसने इसको पत्थर का बनवा दिया। ये जो चित्र दिखाया गया है बरहुत स्तूप है मध्य प्रदेश में। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वयज्ञ करवाए जिसके पुरोहित जो थे पतंजलि थे। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचनाएं हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा, मनु ने मनुस्मृति लिखी, इसी के शासनकाल में लिखी। इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। दूसरे आक्रमण का जो नेतृत्व था मिनांडर ने किया था। दोनों में ही पुष्यमित्र शुंग विजयी रहा। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जिसका उत्तराधिकारी बना। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रम जो पुस्तक है उसमें इसकी चर्चा की गई है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो कर्ण वंश जो है इसके संस्थापक वासुदेव। जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की, उसी प्रकार वसुदेव ने अंतिम शुंग वंश शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव है। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा
जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। यानी सातवाहन वंश की संस्थापक सिमुक है। ये जो क्षेत्र दिखाया गया है पश्चिम बंगाल झारखंड वाला क्षेत्र, यही था कण्व वंश पूरा। इससे पहले वाला क्षेत्र जो अशोक वंश का दिखाया है सातवाहन वंश, जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा वाला क्षेत्र कुछ। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इन्होंने स्थापना की थी सातवाहन वंश की सुशर्मा की हत्या करके। प्रारंभ में ये वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा यानी कान्हा शासक बना। कान्हा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। सातकर्णी प्रथम ये सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नागा घाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। नागा घाट अभिलेख जो है नागनिका का है, जो इनकी पत्नी थी। उसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नागा घाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। नागा अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया। याद रखना, ये भूमि दान सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? सातकर्णी ने। यानी कि ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना। यहाँ भूमि दान का प्रथम अभिलेख के प्रमाण है। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। जो हाल जो था महान शासक था सातवाहन वंश का। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की। इसकी भाषा जो थी प्राकृत थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। नासिक जोगलथम्बी से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। यज्ञश्री सातकर्णी सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था, यानी शासक था अंतिम। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया। इसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चित्र में दिखाया गया है। चांदी के सिक्के दिखाए गए हैं, तांबे के सिक्के हैं, पोटीन यानी घटिया चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्के। सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ के नाम पर पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी जो है उस माता के नाम आगे लिखा जाता था, उसके बाद उसका नाम राजा का नाम आता था।
तो इस कारण ये सातवाहन वंश जो समाज था मातृसत्तात्मक था। तो स्थानीय साम्राज्य देखते हैं, विदेशी आक्रमण देखते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणों ने हमला किया। मौर्य उत्तर काल में भारत चार विदेश मौर्य उत्तर काल में भारत पर चार विदेशी आक्रमण हुए। इंडो ग्रीक, शक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश, इन चारों ने आक्रमण किया। मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद ये चार विदेशी आक्रमण हुए। तो इंडो ग्रीक विदेशी आक्रमण पहला है। हिंद यूनानी, मौर्य उत्तर काल में यूनानी बैक्टीरिया जो हिंदू कुश पर्वत के पश्चिमी जो क्षेत्र है वो बैक्टीरिया वाला क्षेत्र से भारत आए। मौर्य उत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूकेटाइडस ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। अतः भारत में दो कुलों का शासन स्थापित हुआ। डेमेट्रियस वंश संस्थापक तक डेमेट्रियस प्रथम, राजधानी साकल सयालकोट जो है वर्तमान में। यूक्रेटाइडस वंश था, संस्थापक था यूक्रेटाइडस, राजधानी तक्षशिला। ये दो क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है। इसे सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग पर आक्रमण किया। इसने सुंग शासक पुष्यमित्र जो इसने सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग पर आक्रमण किया, परंतु वह हार गया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा का है मिलिंद पन्हों में। यूक्रेटाइडस वंश की राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स था। इसने सुंग शासक बागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था, जिसने विदिशा जो है मध्य प्रदेश पड़ता है, एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। यूनानी संपर्क का प्रभाव देखते हैं भारत में। ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीय यूनानियों ने बहुत कुछ सीखा। भारतीय यूनानियों से बहुत कुछ सीखा था। ज्योतिष क्षेत्र में नक्षत्र को देखकर भविष्य बताने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से सीखी। सिक्के बनाने की कला में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, जिन पर एक और राजा की तथा दूसरी ओर देवता एवं अन्य चित्रों की आकृति होती है। यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव था। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। तपस्या, योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। शक आक्रमण, यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ये भारत में आकर 5 जगहों पर बसे थे: कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। तक्षशिला इस शाखा के शासक एजेलिजेस के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है, चित्र दिखाया गया है। मथुरा में शक शासक
ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। यहीं से इस विक्रम संवत जो कैलेंडर जो शकों के द्वारा ही जारी किया गया था। नासिक के शक शासक, इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना, परंतु सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था। इसका प्रमाण हमें नासिक के जोगलथम्बी से मिले सिक्कों में से पता चलता है। उज्जैन के शक शासक, सबसे प्रतापित शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रथम अभिलेख है। इसी अभिलेख में हमें पता चलता है गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पल्लव मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक मिथ्रिडेटस था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक गोंडोफर्निज हुआ। गोंडोफर्निज ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इसके शासनकाल की जानकारी तख्ते वही अभिलेख पेशावर जिले में प्राप्त हुई है, पाकिस्तान में पड़ता है। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। कुषाण में देखते हैं लगभग 165 ईस्वी पूर्व में पश्चिम चीन से खदेड़े जाने के बाद इसकी एक शाखा अफगानिस्तान यानी बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है चली गई वहाँ पर, जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। इसी दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था। इसके बाद अगला शासक बना भीम कैडफिसस। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने भारत के कंधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने अधिकार में लिया। ये शैव धर्म को मानता था। इसने तांबे मुद्रा में एक तरफ शिव नंदी त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क ने 73 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई। इसी समय बौद्ध धर्म में हीनयान महायान शाखा में बट गया बौद्ध धर्म जो है। कनिष्क के समय मथुरा कला और गंधार कला का जन्म हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में जारी किए गए, क्योंकि उस समय हिंदू कुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। कनिष्क के दरबार के विद्वान पाशरव, वसुमित्र, अशुघोष, नागार्जुन एवं चरक। कनिष्क का राजकवि अशुघोष था। अशुघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन को। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। चरक आयुर्वेद आचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी। देखते हैं रेशम मार्ग, सिल्क रोड। कनिष्क के समय यह चीन के रेशम अपार को यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ता है। इस मार्ग का दक्षिणी भाग
हिंद महासागर से गुजरता है तथा उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत को पार करके गुजरता है। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क का वसूलता था, टैक्स लगा दिया था इस पर, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, इस कारण उसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। सिल्क रूट देखते हैं। ये रेड कलर से जो उत्तरी वाला क्षेत्र दिखाया गया है, नीचे जो ब्लू कलर से जो क्षेत्र दिखाया गया है सिल्क रूट वाला, हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, मध्य एशिया को जोड़ता है पूरा। ये वाला क्षेत्र चाइना को पूरा ये सिल्क रूट है। तो आज के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह की आपको मैं आगे नया वीडियो लेकर